सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो चुंबक शब्द है वो कैसे आया। एशिया माइनर पे एक स्थान है, यानी क्या नाम है उसका, उसका नाम है मैग्नेशिया। उसका नाम है मैग्नेशिया। और मैग्नेशिया पे क्या मिला, एक गहरे भूरे रंग का पत्थर। क्या मिला, गहरे भूरे रंग का पत्थर मिला, गहरे भूरे रंग का पत्थर, ये पत्थर मिला। और ये पत्थर वास्तव में क्या था, मैग्नेटाइट। और जो मैग्नेटाइट शब्द था, मैग्नेटाइट से क्या शब्द निकला, मैग्नेट। मैग्नेटाइट से मैग्नेट निकला और मैग्नेट एक इंग्लिश का शब्द हो गया। और इसी को हिंदी में क्या कहा, इसी को हिंदी में कहा चुंबक। और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम हिंदी में चुंबक कहते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर जो मैग्नेटाइट है उसके बारे में हम देखते हैं। मैग्नेटाइट यानी वास्तव में ये क्या था। अब देखिए, सबसे पहले तो इसमें लोहे को यानी किसी को आकर्षित करने के गुण थे। जैसे कोई लोहा हो गया, उसको आकर्षित करने के गुण थे। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि इसमें आकर्षित करने के गुण थे, आकर्षित करने के गुण थे इसमें। दूसरा, इस मैग्नेटाइट की क्या विशेषता थी कि ये आयरन ऑक्साइड था। दूसरा, यदि हम बात करें कि वास्तव में क्या था, तो ये आयरन ऑक्साइड था, आयरन ऑक्साइड, ये था आयरन ऑक्साइड। और उसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, Fe3O4। Fe3O4 इसका सूत्र होता है। आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, ये थोड़ा ज्यादा सही है। तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, जो मैग्नेटाइट है वो एक प्राकृतिक चुंबक है। तो फ्रेंड, ये क्या होता है, एक प्राकृतिक चुंबक होता है। अब की जो मैग्नेटाइट है वो प्राकृतिक चुंबक क्यों कहा हमने इसको, तो वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आप इसको लिख लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चुंबक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी चुंबक क्या होता है उसके बारे में। कोई भी जो चुंबक होती है उसके दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव होता है और दूसरा दक्षिण ध्रुव होता है। यानी इसको तो हमने कहा दक्षिण ध्रुव, ये तो हो गया दक्षिण ध्रुव हो गया। और ये जो है ये हो गया उत्तरी ध्रुव। यानी एक तो होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। चाहे आप इसको कितने भी छोटे छोटे भागों में आप इसको तोड़ दीजिए, फिर भी इसके दो ध्रुव ही रहेंगे। यानी एक उत्तरी ध्रुव रहेगा और एक दक्षिणी ध्रुव रहेगा। और यदि आप इसके पास में दूसरी चुंबक आप लेकर आते हो और इस चुंबक का जैसे उत्तरी ध्रुव और जैसे इस चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरी चुंबक जो आप लेकर आते हो उसका भी यदि उत्तरी ध्रुव आप लेकर आते हो, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको प्रतिकर्षण देखने को मिलेगा। और यदि इसका दक्षिणी ध्रुव और दूसरी चुंबक का भी दक्षिणी ध्रुव, तो भी आपको प्रतिकर्षण देखने को ही मिलेगा। और यदि एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा यदि दक्षिणी ध्रुव है, तो वहां पर आपको उन ध्रुवों के बीच में आकर्षण देखने को मिलेगा। यानी उनके बीच में एक बल काम करेगा, आकर्षण बल। अब देखिए, तो इस तरह से ये आपको ध्यान में रखना है। और चुंबक को आप कितने भी छोटे छोटे भागों में बांट लीजिए, तोड़ दीजिए, फिर भी उसके दो ध्रुव ही रहेंगे। अब हम ये देखने जा रहे हैं उत्पत्ति के आधार पर चुंबक के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर चुंबक के प्रकार। तो उत्पत्ति के आधार पर चुंबक के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है कृत्रिम। यानी प्राकृतिक चुंबक भी होती है, प्राकृतिक चुंबक, प्राकृतिक, और एक होता है कृत्रिम। एक प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम। प्राकृतिक का मतलब तो ये होता है कि वो ऑटोमेटिक बनती है, और कृत्रिम का मतलब हम किसी विधियों के द्वारा जिसको हम बनाते हैं, यानी मानव द्वारा निर्मित जो होती है, उन्हें हम कृत्रिम कहते हैं। अब देखिए, प्राकृतिक का उदाहरण तो अभी हमने देखा, जो मैग्नेटाइट था वो क्या था, वो प्राकृतिक चुंबक का ही उदाहरण था। यानी यदि प्राकृतिक चुंबक यदि आपसे पूछा जाए तो वहां पर क्या होगा, मैग्नेटाइट ही होगा। अब हम देखते हैं जो कृत्रिम चुंबक है वो किनसे बनती है। जो निकिल होता है और जो लोहा होता है, उनसे कृत्रिम जो चुंबक होती है वो बन जाती है। निकिल और लोहे से कृत्रिम चुंबक बन जाती है। यानी आप इनको एक कृत्रिम चुंबक का नाम भी आप इनको दे सकते हो। तो आप इनको लिख लीजिए। अब हम देखते हैं आगे। अब आप देखिए कि चुंबक को आकृति के आधार पर किस तरह से बांटा गया है। आकृति के आधार पर चुंबक के प्रकार। तो यदि हम आकृति के आधार पर चुंबक की बात करें तो एक तो होती है छड़ चुंबक। जैसे कि मान लो ऐसे कोई लंबी चुंबक है, तो इसको हमने क्या कह दिया, छड़ चुंबक कह दिया। एक तो उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव, तो ये छड़ चुंबक हो गया। दूसरा यदि हम बात करें, एक होता है नाल चुंबक। नाल चुंबक
जिसको हम फोर्स मैग्नेट के नाम से जानते हैं, उसमें क्या होता है, इस तरह से जो चुंबक रहती है उसको हम फोर्स मैग्नेट के नाम से जानते हैं। एक तो इसमें उत्तरी ध्रुव रहता है और दूसरा इसमें दक्षिणी ध्रुव रहता है। और यदि हम तीसरी तरह की चुंबक की बात करें तो एक होता है चुंबकीय सुई। अब इसमें देखिए, जैसे कि हम ये देखते हैं दिशा को ज्ञात करने के लिए जो रहता है कंपास, उसके अंदर भी यही रहता है। तो इस तरह से यदि मैग्नेट रहती है तो उसको क्या कहते हैं, उसको चुंबकीय सुई कहते हैं। उसमें एक तो होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिणी ध्रुव। तो इस तरह से जो आकृति के आधार पर चुंबक के प्रकार होते हैं उसमें से हमने कुछ प्रकार हमने देखे हैं। आप एक और विशेषता देख लीजिए, जैसे कि मान लो ये यहाँ पर इससे यानी कोई वस्तु है फिक्स है और इसके यदि आपने कोई धागा बांध के यदि आपने चुंबक को लटका दिया तो ये चुंबक क्या करती है, ये चुंबक उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में जाकर रुक जाएगी। यानी जिस साइड में हमारी पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है उस साइड में इस चुंबक का उत्तरी ध्रुव भी जाकर रुक जाएगा और जिस साइड में पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है उस साइड में का दक्षिणी ध्रुव भी जाकर रुक जाएगा, जिससे कि हम दिशा को पता कर सकते हैं। जंगलों वगैरह में भी जो दिशा का पता करते हैं वो इनसे ही पता करते हैं, जिनको हम कंपास कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, कंपास कहते हैं, जिनकी सहायता से हम दिशा को पता कर सकते हैं। इस तरह से जो चुंबक है उसके द्वारा हम दिशा ज्ञात कर सकते हैं। अब हम इसके बाद में कि जो चुंबकीय जो गुण हैं यानी इनके जो गुण हैं उनके बारे में किसने स्टडी की थी, चुंबकीय गुणों का अध्ययन। ये गुणों का जो अध्ययन है वो किसने किया था, एक साइंटिस्ट तो आता है इसमें पीटर और दूसरा जो आता है वो गिलबर्ट। पीटर और गिलबर्ट ने इनके बारे में पता किया था। इसके बाद में विद्युत और जो चुंबकत्व है इनके बीच में, विद्युत और चुंबकत्व के बीच में जो सबसे पहले संबंध निकाला था वो सबसे पहले संबंध निकाला था ओरस्टेड ने। फिर आगे इनके बाद में और किसने क्या किया, विकास किया, यानी किन किन ने चुंबक और विद्युत चुंबकत्व का जो गुण है उनके बारे में संबंध जो निकाला था उसको आगे बढ़ाया। तो उसको आगे बढ़ाया था यहाँ पर एक तो था मैक्सवेल, जो मैक्सवेल था, मैक्सवेल, और दूसरा कौन सा था, दूसरा था फेराडे, दूसरा कौन सा था, फेराडे था। और विद्युत और चुंबकत्व को मिलाकर यदि हम किसी की स्टडी करते हैं तो उनको मिलाने पर जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकत्व के नाम से हम उसको जानते हैं। सबसे पहले ओरस्टेड ने इसके बारे में बताया था और फिर मैक्सवेल और फेराडे ने इनका विकास किया था, यानी इनके बारे में आगे स्टडी की थी। अब आप इनको लिख लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। कौन सा पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र। जैसे कि पहले हम इसको समझते हैं फिर उसके बाद में हम इसकी परिभाषा लिखेंगे। जैसे कि मान लो ये चुंबक है, अब ये चुंबक यहाँ रखी हुई है, इसके पास में यदि हम कोई चुंबक लेकर आते हैं अपना प्रभाव दिखाएगी। तो जहाँ तक ये अपना प्रभाव दिखाती है, जैसे मान लो ये चुंबक अपना प्रभाव इतनी दूरी में दिखा रही है, यानी इससे दूर जाने पर किसी को आकर्षित भी नहीं करती है, किसी को प्रतिकर्षित भी नहीं करती है, तो ये इसका क्षेत्र हो गया। यानी इतनी दूरी तक ये अपना प्रभाव दिखा रही है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। यानी जितनी दूरी में कोई चुंबक अपना प्रभाव दिखाती है उससे ही हम क्या कहते हैं, उससे ही हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक अपना प्रभाव दिखाती है। तो क्या परिभाषा हो जाएगी इसकी, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र, वह क्षेत्र जिसमें चुंबक अपना प्रभाव दिखाती है। तो परिभाषा हमने देख ली कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबक अपना प्रभाव दिखाती है। अब हम एक इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता के बारे में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि ये चुंबक है और ये इसका क्या है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये इसका दक्षिणी ध्रुव है। अब यहाँ से क्या होती है कि चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, ऐसे उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर जाती है और ऐसे अंदर से ऐसे होती है, फिर उससे आगे मिल जाती है। यहाँ से भी उत्तरी ध्रुव से जाती है और दक्षिणी ध्रुव पे जाकर ऐसे इसमें मिल जाती है। तो अब हम इसकी दिशा भी बता दें कि ये ऐसे जा रही है और दक्षिणी ध्रुव में जाकर ये मिल रही है, ऐसे उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे जाकर ये आगे ऐसे मिल रही है। तो ये ऐसे क्या निकलती है, चुंबकीय रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो निकलती है। तो यहाँ पर ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इनकी विशेषता के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें देखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, कहाँ से ये जाती है, जो भी मैंने आपको बताया है। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं। अब हमारा अगला टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाएं। तो यदि हम सबसे पहले की क्या होती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पे जाती है। तो कहाँ से जाती है, यानी ये उत्तरी ध्रुव से निकलकर
उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। यानी कहाँ से निकलती है? उत्तरी ध्रुव से, और दक्षिणी ध्रुव से, फिर दक्षिण से वापस उत्तरी ध्रुव, ऐसे चली जाती है। और लेकिन बाहर की तरफ तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव जाती है, और अंदर की तरफ यानी चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ जाती है। अब देखिए ये क्या है, चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वो काल्पनिक है, यानी चुंबकीय बल रेखाएं काल्पनिक है। तो इसका क्या मतलब है, यानी चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वो पूरी तरह से काल्पनिक है, हम केवल इनको मानते हैं। अब देखिए तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है, यदि हम कोई भी चुंबकीय बल रेखाएं हैं, यदि उसके ऊपर यदि हम स्पर्शरेखा खींचते हैं तो वो जो स्पर्शरेखा है वो किसकी दिशा बताती है? वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है। कैसे? अब हम इसको समझते हैं कि किस तरह से वो दिशा को बताती है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमने क्या कर दिया, ये एक चुंबकीय बल रेखा जा रही है और इसके ऊपर हमने ये बिल्कुल ऐसे हमने स्पर्शरेखा खींच दी, क्योंकि चुंबकीय बल रेखा है वो तो ऐसे घूम के इधर आ रही है, लेकिन स्पर्शरेखा तो बिल्कुल सीधे जा रही है। तो ये जो दिशा हो गई, ये दिशा किसकी हो गई? ये दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई। तो अब हम इसको लिखते हैं कि चुंबकीय बल रेखा पर खींची गई स्पर्शरेखा, तो क्या परिभाषा हो जाएगी? चुंबकीय बल रेखा पर खींची गई स्पर्शरेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है, जो अभी हमने देख लिया, दिशा बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र के बारे में आप एक पॉइंट और देखिए कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसकी जो इकाई होती है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इसकी जो इकाई होती है, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई। अब फ्रेंड ये देखिए कि चुंबकीय क्षेत्र है, इसकी जो इकाई है वो 2 इकाई है, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहली तो होती है MKS पद्धति के अनुसार, और दूसरी जो इकाई है वो CGS पद्धति के अनुसार हम बात करते हैं। CGS पद्धति के अनुसार MKS पद्धति में जो इकाई होती है वो होती है टेस्ला MKS पद्धति में होती है, और CGS पद्धति में जो इकाई होती है वो गॉस होती है CGS पद्धति के अनुसार। और एक टेस्ला जो इकाई होती है वो 10⁴ गॉस के बराबर होती है। अब आप एक बार इनको लिख लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनके गुणों को हम पढ़ रहे हैं, यानी चुंबकीय बल रेखा के गुण, यानी चुंबकीय बल रेखा के क्या क्या गुण हैं उनको अब हम देख रहे हैं। चुंबकीय बल रेखा के गुण, तो कौन सा पॉइंट हो गया? चुंबकीय बल रेखा के गुण। अब हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो पहला पॉइंट क्या है इसमें पहला पॉइंट यह है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र होती है। क्या मतलब इसका? कि चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, जैसे मान लीजिए ये चुंबक है, ये इसका उत्तरी ध्रुव है और ये इसका दक्षिणी ध्रुव है, तो यहाँ से ये चुंबकीय बल रेखा निकली और यहाँ से ऐसे आ गई और बिल्कुल ऐसे अंदर की तरफ गई, और ये पूरा देखो, पूरा क्या है, एक बिल्कुल बंद वक्र है। ऐसा नहीं, यदि आपने ऐसे बना दिया कि ये ऐसे यहाँ पर आकर, तो ये गलत है, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल जो मैंने ऊपर की तरफ बनाया है ऐसा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है। अब कि सर ऐसा क्यों होता है कि चुंबकीय बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है? क्योंकि यदि वो आपस में काटती है तो क्या हो जाएगा, वहां पर चुंबकीय जो क्षेत्र है उसकी 2 दिशा हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो मैं पहले लिखता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। यानी चुंबकीय बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है। तो क्या पॉइंट है कि चुंबकीय बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को नहीं काटती है, क्योंकि रीजन लिख रहा हूं मैं, क्योंकि
आपस में काटने पर आपस में काटने पर काटने पर चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा हो जाएगी दो दिशा हो जाएगी दो दिशा हो जाएगी दो दिशा हो जाएगी जो कि संभव नहीं है जो कि संभव नहीं है। तो अब देखिए क्या मतलब है इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ कि क्या कहना चाहता है। भाई जैसे ये चुंबक है ये इसका उत्तरी ध्रुव है, ये इसका दक्षिण ध्रुव है। तो यहाँ से ये उसका उत्तरी ध्रुव है, यहाँ से चुंबकीय बल रेखा गई और यहाँ पर ऐसे बिल्कुल ये टच नहीं करी, बिल्कुल सीधे आ रही है। दूसरी बल रेखा यहाँ से निकली और ऐसे जाकर ऐसे करके और बिल्कुल ऐसे आ गई। अब मान लीजिए तीसरी बल रेखा गई और वो आपस में ऐसे इसको काट देती है। तो काटने की वजह से एक तो ये हो गई दिशा और एक ये वाली दिशा हो गई। तो यहाँ पर दो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाती है जो कि पॉसिबल नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तो एक ही होगी, तो आप ध्यान में रखिएगा। तो अब इसका जो तीसरा पॉइंट है वो हम देखते हैं कि क्या इसका तीसरा पॉइंट है। ये तीसरा पॉइंट क्या है कि चुंबकीय बल रेखाएं सतत होती है, बल रेखाएं सतत होती है, बल रेखाएं सतत होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो बिल्कुल कंटिन्यूस लगातार चलती है। कभी भी आप ऐसे बिल्कुल ऐसे डैश 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 आप नहीं बता सकते। इसका मतलब वो लगातार नहीं चल रही है। तो ये जो मैंने बनाया है अभी ये वाला जो है बल रेखा गलत है, यानी ये वाली जो बल रेखा जो भी मैंने बनाई ये गलत है। अब चौथा जो पॉइंट है वो क्या है कि चुंबकीय जो बल रेखाएं की संख्या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बताती है कि यदि कहीं पर चुंबकीय बल रेखा ज़्यादा है तो इसका मतलब वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी ज़्यादा है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये क्षेत्र है और इसमें से मान लेते हैं कि इसमें दो बल रेखा जा रही है और दूसरे वाले में तीन बल रेखा जा रही है। ऊपर वाले में जैसे मान लो इसमें तीन बल रेखा जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि ऊपर वाले में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता ज़्यादा है। तो इसका मतलब हम ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और यहाँ पर ये बिल्कुल बराबर में है, वो लाइन सही सीधे नहीं खींची। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो गया कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बताती है। तो क्या पॉइंट हो गया कि चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को बताती है। यदि ज्यादा चुंबकीय बल रेखाएं हैं तो इसका मतलब वहां पर ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र है। अगला जो पॉइंट क्या है, यदि कोई निश्चित जगह है, यदि उसमें चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ है तो वो चुंबकीय क्षेत्र की एक समानता को बताती है। तो क्या है यहाँ पर, यदि किसी निश्चित क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर व समदूरस्थ है तो वह चुंबकीय क्षेत्र की एक समानता को बताती है। इसका क्या मतलब है? जैसे मान लेते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये कोई निश्चित, इसका क्या मतलब कि जैसे मान लेते हैं कि कोई निश्चित क्षेत्र है, इसमें ये बिल्कुल समान भी है और इसमें हर जगह पर समांतर भी है और इनके बीच में यहाँ पर जो दूरी है वो भी एक समान ही है। यहाँ पर समांतर भी है और इनके बीच में यहाँ और यहाँ पर हर जगह पर दूरी आपस में, इनके बीच में दूरी भी आपस में क्या है? समान है, यानी एक समान है। यहाँ हर जगह पर दूरी समान है। इसकी वजह से यदि हम कहीं पर भी यदि हम चुंबकीय क्षेत्र देखें तो जैसे मान लो हमने यहाँ पर देखा, जैसे मान लो हमने यहाँ चुंबकीय क्षेत्र देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा, तो हर जगह पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान है वो बराबर रहेगा। तो वहाँ पर हर जगह पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बराबर होगा। इसी को हम कहते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की एक समानता को बताती है। तो इस तरीके से फ्रेंड हमने इन सभी को देखा। और यदि फिर भी आपको इनमें किसी तरह का कोई डाउट आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उनका आंसर मैं आपको भेज दूंगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही वीडियो आपको देखने को मिलते रहे।